प्रिय विद्यार्थियों, बहुत हार्दिक स्वागत। और टीजीटी एवं पीजीटी की परीक्षा के लिए फास्ट ट्रैक रिवीजन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। मुझे उम्मीद है कॉपी पेन लेकर बैठे होंगे और जितनी जल्दी हो सके क्लास में आइए। क्योंकि मैं बिना किसी भूमिका के क्लास की शुरुआत कर चुका हूं। और पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, आप देखिएगा। छोटे छोटे प्रश्न हैं, चूंकि परीक्षा का जो नेचर है वो पूरी तरह से इंफॉर्मेशन बेस्ड है। तथ्य आधारित सूचनाएं जो परीक्षा में पूछी जाती हैं हड़बड़ी में गलत हो सकती हैं। तो फिलहाल देखिएगा, किस हड़प्पाई स्थल से गरुड़ अंकित मोहर के साक्ष्य मिलते हैं। पहला क्वेश्चन है और ऑप्शन आपके पास हैं हड़प्पा, कालीबंगा, आमरी और मोहनजोदड़ो। ध्यान दीजिएगा, गरुड़ अंकित मोहर की बात हो रही है और किसी भी दशा में जल्दबाजी मत करिएगा, गलती मत करिएगा। और यहाँ पर अगर आपने मोहनजोदड़ो को चुना है तो जवाब गलत है सर, और यहाँ पे सही जवाब है हड़प्पा। तो मोहनजोदड़ो से भी कुछ मिला है विशेष, और यहाँ पर ध्यान रखिएगा, नाव अंकित मुहर मिलती है, नाव अंकित मुहर। तो गलतियां ना हो। और एक बात ये भी है कि अगर ये कहा जाए कि सर नाव के मॉडल कहाँ से मिले हैं, मतलब नाव के मॉडल जो मिट्टी के खिलौने जो मिले हैं वो कहाँ से मिले हैं, तो प्लीज आप बताइएगा। और अगर आप बता सकते हैं तो ठीक है, और नहीं बता पा रहे हैं तो मैं बता रहा हूं, जवाब है लोथल। तो मिट्टी की नाव के मॉडल कहाँ से मिले हैं, वो लोथल से मिले हैं। नाव अंकित मुहर कहाँ से मिली है, वो मोहनजोदड़ो से मिली है। और गरुड़ अंकित मुहर कहाँ से मिली है, वो हड़प्पा से मिली है। बहुत ध्यान देने की बातें हैं। और विशेष तौर पे आमरी का एक विशेष बात है, यहाँ की मोहरों पर गैंडे का और बारहसिंगे का विशेष तौर पर चित्रांकन हुआ है। याद रखिएगा, गलतियां ना हो। और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ध्यान दीजिए, क्या कह रहा है, किस हड़प्पाई स्थल से सामूहिक पशु बलि के साक्ष्य मिलते हैं जहां से विभिन्न पशुओं की हड्डियां एक ढेर के रूप में मिली हैं। ध्यान दीजिएगा, पशुओं की हड्डियां, सामूहिक पशु बलि के साक्ष्य मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल या फिर हड़प्पा। और अगर यहाँ पर जवाब फटाफट जवाब देते चलिए, और अगर क्लिक हो रहा है तो ठीक है। और मुझे लग रहा है अगर कहीं क्लिक हुआ है आपको कालीबंगा तो ये गलत है, और अगर कहीं क्लिक हुआ है मोहनजोदड़ो तो ये भी गलत है। दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, तो अब इसमें दो में से एक कोई हो सकता है। तो ध्यान दीजिएगा, बहुत करीबी जवाब है और ये है हड़प्पा। ये सामूहिक पशु बलि की बात हो रही है, विभिन्न पशुओं की हड्डियों की बात हो रही है। जो पशुओं की हड्डियां एक ढेर के रूप में मिली हैं तो वो हड़प्पा ही है। लेकिन अगर ये कहा जाए सर कि 42 मानव कंकाल कहां से मिलते हैं ढेर के रूप में, जो संभवतः किसी हमले अथवा आपसी संघर्ष का शिकार हुए होंगे, तो वो मोहनजोदड़ो है। और इसी के आधार पे मॉर्टिमर व्हीलर जैसे विद्वानों ने ये बताया है कि शायद ये आर्यों के आक्रमण हुए हो। तो फिलहाल मुझे उम्मीद है आप यहाँ पे बहुत सारी बातें डिस्कस की जा सकती हैं, लेकिन अब हम लोग फास्ट ट्रैक चल रहे हैं तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा। वैदिक काल में राजन, यानी राजन मतलब राजा के व्यक्तिगत अंगरक्षक, जो उसके बॉडी गार्ड्स होते थे, उनको क्या कहा गया है। और मुझे उम्मीद है शायद आप जवाब दे पाएंगे, क्योंकि अब तो परीक्षा का इस समय पढ़ने का तो मतलब कुछ है नहीं, रिवीजन ही करना है हम लोगों को। डाउट्स अपने क्लियर करने हैं, अपने किसी सक्षम गाइड या टीचर के साथ जुड़े। मुझसे आप जुड़े ही हुए हैं और अपने डाउट्स को क्लियर करते चलिए। चार ऑप्शन है, स्पष्ट एवं सनानी, सनानी एवं गण, उपस्थि एवं एभ्य और उग्र एवं जीवग्रभ। और ध्यान रखिएगा गलती ना हो कहीं पर भी। अगर ये बी ऑप्शन आप चुन रहे हैं तो ये जवाब मैंने क्रॉस लगा दिया है, और यहां पर सही जवाब है उपस्थि एवं एभ्य। जो राजा के व्यक्तिगत, राजन के जो व्यक्तिगत अंगरक्षक हैं वो उपस्थि एवं एभ्य हैं। अब आप कहेंगे सर हो सकता है, मुझे ये याद आ रहा है उग्र एवं जीवग्रभ, उग्र एवं जीवग्रभ हो सकता है सर ये भी हो। तो ये नहीं है, ये क्या है, ये पुलिस अधिकारियों के रूप में इनकी मतलब पहचान की जा सकती है। स्पष्ट क्या है सर, स्पष्ट गुप्तचर हैं। तो ध्यान रखिएगा, राजन के व्यक्तिगत अंगरक्षक कौन है, उपस्थि एवं एभ्य। और यहां पर देखिए बात रिमार्क्स में लिखी हुई है, उग्र एवं जीवग्रभ रक्षण, अर्थात
पुलिस अधिकारियों के रूप में दर्शाया जा सकता है। बात समझ में आ रही होगी। और मैं बता रहा हूं कि अब डाउट्स ना रहें, बढ़िया है। किस वेद को भेषज वेद कहा गया है, इस प्रश्न को आप कर लेंगे। भेषज, तो ध्यान दीजिएगा भेषज शब्द बना है भिषज से, और भिषज का मतलब होता है चिकित्सक। तो चिकित्सक का मतलब जो वैद्य। तो औषधि शास्त्र का जनक, आयुर्वेद का जनक कौन सा वेद है? औषधियों का प्राचीनतम उल्लेख कहां मिलता है? तो मुझे उम्मीद है अब आप कर लेंगे अथर्ववेद, और इसमें 289 औषधियों का उल्लेख मिलता है। हमारे आयुर्वेद की जो चिकित्सा पद्धति है उसका जनक अथर्ववेद। ध्यान रखिएगा, बहुत शानदार बातें हैं। मगधपुरम किसे कहा गया है? मगध को, पाटलिपुत्र को, वैशाली को, या फिर अंग को। और अगर कहीं जल्दबाजी में आपने पाटलिपुत्र को चुना है तो जवाब गलत है, लेकिन अब आप जवाब दे सकते हैं मगध को, वैशाली को, अंग को। और अगर यहाँ पे फिर गलती हो रही है तो मैं बता रहा हूं सर, यहाँ पर जवाब है वैशाली। ध्यान रखिएगा गलतियां ना हो। बहुत छोटे छोटे हैं प्रश्न, अच्छे प्रश्न हैं, बढ़िया से है। देखिए, किस यूनानी विद्वान का कथन है? सामान्यतः भारत में अपराध कम होते हैं, लोग अपने घरों में ताले नहीं लगाते और संपत्ति की सुरक्षा की परवाह नहीं करते। कौन कहता है? मेगास्थनीज है, जस्टिन प्लूटार्क, या फिर एरियन। और ध्यान रखिएगा यहाँ पर जवाब बिल्कुल आप सही दे रहे हैं, और ये हैं मेगास्थनीज। वो कहते हैं इस बात के लिए, वो ये भी कहते हैं कि भारत में दंड विधान अत्यंत कठोर हैं, भारत में प्रायः अपराध नहीं होते। तो क्लियर है? प्लूटार्क का स्टेटमेंट क्या है सर, आप बता सकते हो तो बताएं। 6 लाख की सेना को लेकर चंद्रगुप्त मौर्य ने संपूर्ण भारत को रौंद डाला। याद आया होगा, मुझे उम्मीद है याद आया ही होगा। फिरोज शाह ने टकसाल विभाग का अधिकारी किसे नियुक्त किया? काजर शाह को, मकबूल खान जहां तेलंगानी को, मलिक याकूब को, या फिर ख्वाजा हिसामुद्दीन को? ख्वाता लिखा हुआ है, ख्वाजा हिसामुद्दीन आप पढ़ लीजिए तो मुझे फटाफट बता दीजिएगा। और मैंने पहले ही पढ़ते समय ही आपको पहली बार उत्तर पढ़ दिया था, और काजर शाह को। तो ये मलिक याकूब कौन है? इसका जवाब सर आपको ही देना है। काजर शाह फिरोज शाह तुगलक का टकसाल अधिकारी है। और ध्यान रखिएगा मलिक मकबूल खान है जहां तेलंगानी, उसका सबसे शक्तिशाली वजीर हुआ। दिल्ली सल्तनत का सबसे शक्तिशाली वजीर यही हुआ है। तो फिलहाल ये देखिएगा किस विदेशी यात्री ने लिखा है। कल इससे जुड़ा हुआ एक प्रश्न आपके पास था, लाहौर यूरोप या एशिया के किसी भी नगर से कम नहीं था। ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे। और यहाँ का बाजार इतना व्यस्त था कि चलने पर लोगों के कंधे आपस में स्पर्श होते होते छिल जाते थे, कट जाते थे। थॉमस कोरियात हैं, विलियम फिंच हैं, एंथोनी मॉन्सेरेट हैं, या फिर रॉल्फ फिच हैं? आप मुझे बताइएगा। और अब ध्यान दीजिएगा यहाँ गलती ना हो, क्योंकि इस प्रश्न को मैंने कल भी डिस्कस किया था, और यहाँ पर जवाब एंथोनी मॉन्सेरेट है। आपको याद है, आपको याद होना ही चाहिए। और ये एंथोनी मॉन्सेरेट है। सर ये है कौन? ये एक पुर्तगाली पादरी है, फादर है, धर्म प्रचारक है। और आपको ध्यान देना चाहिए 1579 में अकबर के इबादत खाने में फतेहपुर सीकरी में आता है। उस जो पुर्तगाली मिशन है, ईसाई धर्म प्रचारक मिशनरी, जो जेसुइट मिशन है, उसमें रुडोल्फ एक्वानिवा के नेतृत्व में आए थे लोग। एक दुभाषिया भी था, उसका दुभाषिया का नाम अगर आपको याद आ रहा हो तो रिप्लाई कर सकते हैं, और उसका नाम है फ्रांसिस हेनरी क्वेज, और एक पादरी है। और इसने ही अकबर को ईसाई धर्म की जो मूलभूत शिक्षाएं हैं उनसे परिचित करवाया था। और शायद अकबर काफी ईसाई धर्म के मानवतावादी दृष्टिकोण से प्रभावित हुआ, और उसको लगता है मॉन्सेरेट को कि वो कहीं ऐसा ना हो जाए कि अकबर ईसाई धर्म को स्वीकार करने वाला है। और ऐसा उसने लिखा भी था कि हम हिंदुस्तान के बादशाह को बहुत जल्दी ईसाई बना लेंगे और पूरा हिंदुस्तान ईसाई बन जाएगा। फिलहाल यहाँ पे कुछ रिमार्क्स हैं और बढ़िया से रिकॉल कर लीजिएगा। थॉमस कोरियात क्या लिखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। लाहौर का आकार आगरा के आकार से भी बड़ा है, उसकी गणना विश्व के सबसे बड़े शहरों में होती है। मॉन्सेरेट क्या लिखते हैं कि लाहौर यूरोप या एशिया के किसी भी नगर से कम नहीं है, इतना बाजार व्यस्त है कि चलने पर लोगों के कंधे आपस में स्पर्श होकर के छिल जाते हैं। विलियम फिंच क्या लिखते हैं, लाहौर पूर्व का सबसे बड़ा शहर है। जबकि रॉल्फ फिच क्या लिखते हैं कि फतेहपुर सीकरी और आगरा लंदन से भी बड़े और घनी आबादी वाले शहर हैं। और इसलिए बता रहा हूँ इतनी बातें क्योंकि ये सब प्रश्न लगातार आए, छात्रों में कंफ्यूजन है, लगातार गलतियां हुई हैं। ये एग्जाम इतने दिनों के बाद हो रहा है,
इतने सारे सीनियर छात्र हैं और मतलब एक इस पड़ाव पर हैं आप लोग जीवन के कि यहाँ पर सिलेक्शन होना चाहिए, डू और डाई। तो मैं कहता हूँ डू बिफोर यू डाई, मतलब इसको कर लेना है। इस बार इतना कठिन परीक्षा नहीं है, बस केवल सिलेक्शन आपकी छोटी मोटी गलतियों की वजह से नहीं हुआ। इस बार गलतियां नहीं करनी है, हर लड़ाई हारी नहीं जाएगी, अब कुछ लड़ाई जीती है भी ना, तो जीतना जरूरी है इस बार। और जो भी छात्र मुझसे जुड़े हुए हैं, आपकी जीत के लिए मैं एकदम कोशिश कर रहा हूं। आप इनको देख लीजिएगा, निम्नलिखित में से किन मुगल शासकों के विरुद्ध मौत का फतवा जारी किया गया? फतवा जारी किया अकबर, जहांगीर, शाहजहां, अकबर, औरंगजेब, शाहजहां एवं औरंगजेब। और मुझे लगता है कि शायद अब आप जवाब दे पाएंगे, बहुत कठिन जवाब नहीं है। अकबर के लिए और औरंगजेब के लिए मौत के फतवे जारी हुए हैं, और आपको पता है जौनपुर के काजी ने अकबर के खिलाफ और औरंगजेब आगे है, मौत का फतवा जारी हुआ है। तो इस तरह के प्रश्न भी आए हैं सर, और इसको ध्यान रखिएगा गलतियां ना हो किसी भी दशा में। बड़े सरल प्रश्न है, परीक्षा भवन में पता नहीं कैसे हम लोगों का माइंडसेट क्या काम कर जाए। और इस समय जैसा कि मैंने आपको बताया भी है कि हम प्रयागराज में इस समय उपलब्ध हैं, और आपके लिए संडे टू संडे टीजीटी पीजीटी के लिए पूरी तरह से निशुल्क टेस्ट सीरीज, मतलब उसमें सैकड़ों छात्र आ रहे हैं, निशुल्क टेस्ट सीरीज है, एक भी पैसा आपको देना नहीं है, केवल आना है बस। केवल स्क्रीन पर नंबर दिए होते हैं, आप उस पर संपर्क करिए और आइए और शामिल होइए। कमरे से 2 घंटे के लिए निकलिए कम से कम। जब आप अपने साथ ग्रुप में अपने बराबर के लेवल के प्रतिद्वंदियों के साथ मिलते हैं, अपने गाइड से मिलते हैं, तो आपको पता चलता है कि कहां पर अभी कमियां हैं, आप क्या समझ रहे थे और कमीशन आपसे क्या पूछ रहा है। तो फिलहाल किस मुगल बादशाह ने दरबार में ज्योतिष राज अथवा शाही ज्योतिषी के पद का सृजन किया? हुमायूं, जहांगीर, अकबर और शाहजहां। हुमायूं, जहांगीर, अकबर और शाहजहां। हुमायूं, जहांगीर, अकबर और शाहजहां। और जवाब बिल्कुल आपकी तरफ से हुमायूं आ रहा है, और ये जवाब बिल्कुल गलत है सर, और ये जवाब है सही अकबर, अकबर, अकबर। ज्योतिष राज या राज ज्योतिषी के पद का सृजन किसने किया? वो अकबर ने किया। बोले अंधविश्वास की हद तक ज्योतिष पर विश्वास करने वाला कौन था? वो हुमायूं था। ये देखिएगा, यह पद अकबर ने सृजित किया था, जबकि हुमायूं ज्योतिषी की बातों में अंधविश्वास की हद तक विश्वास करता था, और वो प्रतिदिन रंग के हिसाब से रोज कपड़े बदल बदल कर भी पहनता था। फिलहाल अगला प्रश्न देख लीजिए, जहांगीर के दरबार में आने वाले अंग्रेज प्रतिनिधियों को चिन्हित करिए। एंथोनी मॉन्सेरेट एवं कैप्टन हॉकिंस। एंथोनी मॉन्सेरेट मैंने आपको बता ही दिया कि सर अकबर के यहाँ आया था, तो इसका मतलब वो जहांगीर के यहाँ नहीं है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं है, एलिमिनेट कर दीजिए। रॉल्फिच, कैप्टन हॉकिंस, थॉमस रो, तो ये दोनों तो आए हैं लेकिन रॉल्फिच नहीं आया है, तो ये भी एलिमिनेट हो गया। जॉन मिल्टन हॉल, तो ये अकबर के यहाँ आया है, कैप्टन हॉकिंस और थॉमस रो। तो अब जब 3 ऑप्शंस हट ही गए, तो चौथा अपने आप ही होना चाहिए। कैप्टन हॉकिंस भी आया है, पॉल कैनिंग भी आया है, ध्यान रखिएगा इसका नाम भूलिएगा नहीं, विलियम एडवर्ड भी आया है और थॉमस रो भी आया है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट सर, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, गलती ना हो। शायद आपके लिए पॉल कैनिंग और एडवर्ड टेरी का नाम, विलियम एडवर्ड का नाम नया हो, और आपके सामने एकदम बढ़िया बात एक दिखाई पड़ रही है। आपकी तैयारी को परीक्षा के अंतिम चरण में मुकम्मल करने के लिए आपके लिए उपलब्ध हैं ये 3 प्रैक्टिस सेट उपलब्ध हैं अलग अलग नाम से। प्राचीन भारतीय इतिहास के लिए 3000 प्रश्नों का संकलन अमृत संजीवनी के नाम से टॉपिक वाइज है, और फिर मध्यकालीन इतिहास के लिए 2500 प्रश्नों का संकलन, ध्यान दीजिएगा, अमृत गंगा के नाम से है। और मॉडर्न इंडिया, ये तो इतना धूम मचा रखी है इस पुस्तक ने, मुझे इसके सेकंड प्रिंट के लिए ऑर्डर देना पड़ा। 3 दिन के अंदर 500 से ज्यादा प्रतियां बुक हुई हैं। अमृत मंजरी को बहुत प्यार दिया है, 2000 प्लस प्रश्न है इसमें, अमृत मंजरी के टॉपिक वाइज हैं सर। और ये पुस्तिका शुरू होती है यूरोपियों के आगमन और परवर्ती मुगल से। आप देख पा रहे हैं ये अमृत मंजरी प्रैक्टिस सेट है, टॉपिक वाइज है, और सबसे बड़ी बात है कठिन प्रश्नों की बहुत विस्तार से प्रामाणिक व्याख्या दी गई है। सबसे बड़ी बात यह है, इन पुस्तकों में एकदम परीक्षा उपयोगी जो प्रश्न बनते हैं, परीक्षा का जो नेचर है, अमृत संजीवनी आप देख रहे हैं, इसमें 3000 प्लस प्रश्न है, टॉपिक वाइज है, प्रागैतिहासिक काल से लेकर शुरू होता है, राजपूत काल तक जाता है, और फिर आप देख रहे हैं अमृत गंगा, मध्यकालीन भारतीय इतिहास के लिए 2500 प्रश्नों का टॉपिक वाइज संकलन है आपके लिए परीक्षा के अंतिम चरण में, तब कि जब आपकी पढ़ाई खत्म हो चुकी है, आपको केवल रिवीजन करना है। और अगर आप अभी पढ़ाई कर रहे हैं और लग रहा है कि और पढ़ लें और पढ़ लें और पढ़ लें,
तो ये निश्चित मान के चलिए कि आप डेंजरस जोन में हैं और इस समय आपको रिवाइज करना है, रिवीजन करना है, अपने डाउट्स क्लियर करने हैं। पढ़ने का समय बीत चुका है, 2 वर्षों से परीक्षा एक्सटेंड होती चली आई, तो 2 वर्षों में आपने बहुत कुछ पढ़ा है। तो आप इस रिवीजन को अपने मुकम्मल करने के लिए आप चाहें तो स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर इन तीनों पुस्तकों को मंगा सकते हैं, संजीवनी, अमृत गंगा और अमृत मंजरी को मंगा सकते हैं। या आपको लगता है कि जो टॉपिक आपका, जो सेगमेंट आपका कमजोर हो, वो वाली पुस्तिका आप मंगा सकते हैं। मॉडल पेपर के रूप में आप हमारे साथ पीडीएफ के रूप में इसका मॉडल पेपर भी मंगा सकते हैं। और ये अध्यायवार जो प्रश्नों का संकलन है, जैसे प्रागैतिहासिक काल में 286 प्रश्न हैं। आपको जान के हैरानी होगी, परवर्ती मुगल और यूरोपियों के आगमन पर 315 प्रश्न हैं। आप यहां पर देखेंगे तुर्क आक्रमण, राजपूत काल पे 376 प्रश्न हैं। इस तरह से प्रश्नों का मैनेजमेंट है जो आपकी तैयारी को उस दिशा में ले जाएगा जो परीक्षा में आपके सिलेक्शन के लिए एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। मैं बहुत विनम्रता से कह रहा हूं, आपके लिए मैंने तैयार करवाया है। आपके पास बहुत सारे प्रैक्टिस सेट अगर हैं तो आपको इनकी जरूरत भी नहीं है। आपको लगता है कि सर के प्रश्न जितने बेहतरीन हैं, अगर आपको लगता है तो आप मंगा भी सकते हैं। और फिलहाल इस प्रश्न पर आप नजर डालें, मुगल सिंहासन पर जहांगीर के सत्तासीन होने के अवसर पर दरबार का दृश्य, मतलब उसके राज्याभिषेक के समय उसके दरबार के दृश्य को किस चित्रकार ने चित्रित किया है? मंसूर है, मधु है, दसवंत है, अबुल हसन। और मुझे लगता है कि आप कर लेंगे। सही जवाब बताइए, मैं देख रहा हूं। और अगर आप यहां पर मंसूर को चुन रहे हैं तो गलत हो जाएगा। और यहां पर जवाब है अबुल हसन सर, यहां पर सही जवाब है अबुल हसन। और अक्सर करके ये प्रश्न भी आया है कि नादिरुज़्ज़मा की उपाधि किसको दी गई? वंडर ऑफ द एज नादिरुल असद की उपाधि किसको दी गई? ईरान के शाह का चित्र बनाने के लिए किसको भेजा गया? अकबर के दरबार का नंबर 1 चित्रकार कौन था? अकबर के दरबार का नंबर 2 चित्रकार कौन था? शाहजहां के दरबार का बेहतरीन चित्रकार कौन था? ये सारे प्रश्न कला संस्कृति में, मध्यकालीन इतिहास और संस्कृति की जो पुस्तिका है, कला का टॉपिक ही इसमें पूरा अलग है। कला और चित्रकारिता का टॉपिक ही पूरा अलग है। और इसमें 221 प्रश्न दिए हुए हैं इसमें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मुगल काल और मध्यकालीन जो दिल्ली सल्तनत का जो कल्चर है, उसमें 524 प्रश्न है। आप हैरानी और होगी आपको सुन करके। तो फिलहाल इस प्रश्न को देखिए, कथनों पर विचार कर लीजिए क्या कह रहे हैं। और ये कह रहे हैं कि अंग्रेजों ने मुंबई को फ्रांसीसियों से प्राप्त किया। सही है कि गलत है, पता नहीं। तो अंग्रेजों ने मुंबई को फ्रांसीसियों से प्राप्त किया, तो ये गलत है। किससे प्राप्त किया मुझे बताइए? अंग्रेजों ने मुंबई को किससे प्राप्त किया? अंग्रेजों ने मुंबई को किससे प्राप्त किया? तो सर अंग्रेजों ने पुर्तगालियों से प्राप्त किया। तो कहेंगे सर पुर्तगालियों से कैसे प्राप्त किया? तो पुर्तगाल और ब्रिटेन के बीच हुए वैवाहिक संबंध का आपको रेफरेंस याद आना चाहिए, वहां से प्राप्त किया। कहते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुंबई को कहां से प्राप्त किया? बोले सर पुर्तगालियों से प्राप्त किया। गलत हो जाएगा। उसने ब्रिटेन के सम्राट से मात्र 10 पाउंड वार्षिक किराए पर ब्रिटेन के सम्राट से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने प्राप्त किया। अंग्रेजों ने दक्षिण भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कोचीन में बनाई? बिल्कुल नहीं बनाई सर, ये तो पुर्तगालियों ने बनाई थी। तो अंग्रेजों ने तो यहाँ पे करा कौन सा से सही है? तो कोई सही नहीं है, ना तो 1 ना तो 2। और आज भी मेरे पास कुछ प्रश्न फॉरवर्ड हुए मेरे पास है, अभी भी छात्रों में इतना कंफ्यूजन है भाई, वो अंग्रेजों की पहली ब्रिटिश कोठी कहाँ बनती है? तो वो बोल रहे हैं सर मछलीपट्टनम। अरे भाई, अंग्रेजों की पहली जो ब्रिटिश कोठी है वो 1608 सूरत में, दक्षिण भारत में 1611 में मछलीपट्टनम में। इतने विस्तार से समझाया है। यद्यपि कि 16 जो सूरत से व्यापार की आधिकारिक शुरुआत है वो 1613 में शुरू होती है, लेकिन जो व्यापारिक कोठी की स्थापना है वो 1608 में ही है। तो अगर इतना आप लोगों में अभी छोटे छोटे प्रश्नों को लेकर कंफ्यूजन है, और ये छोटे छोटे प्रश्न अगर गलत हो गए परीक्षा भवन में, बहुत खतरनाक जोन है। इसके बाद अब परीक्षा कब होगी कुछ पता नहीं है, 2 साल के बाद तो अभी हो रही है, इसमें आप चूकिएगा नहीं। फिलहाल इस प्रश्न को देख लीजिए। पलाशी का युद्ध का विवरण देते हुए किस इतिहासकार ने लिखा कि जब पलाशी का युद्ध हो रहा था तब क्लाइव सो रहा था, तब क्लाइव अपने कैंप में शराब पी के सो रहा था। जेबी मॉलिसन, थॉर्नटन, पर्सिवल स्पेयर या फिर और? आप ध्यान से जवाब दीजिएगा, ध्यान से जवाब दीजिएगा। कौन सा जवाब दे रहे हैं मुझे बताइए? मॉलिसन, थॉर्नटन, पर्सिवल स्पेयर और ओर्म। और अगर आपने कहीं गलती से पर्सिवल स्पेयर को चुना है तो गलत है, और यहां पर सही जवाब है ओर्म। और इसी तरह से एक प्रश्न आया है, अब देखिएगा कितने छोटे छोटे प्रश्न हैं, गलतियां हो रही छात्रों से।
पलाशी का युद्ध में ब्रिटिश सेना का नेतृत्व किसने किया था? अब बोले सर रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। बिल्कुल गलत है। रॉबर्ट क्लाइव अपने कैंप में शराब पी के सो रहा था। पलाशी का युद्ध युद्ध भूमि में लड़े जाने के पहले कागज के पन्नों पर जीता जा चुका था। और पलाशी के युद्ध में जो ब्रिटिश सेनापति है उसका नाम है सर किलपैट्रिक। उसका नाम है किलपैट्रिक। ध्यान दीजिएगा, रॉबर्ट क्लाइव तो युद्ध के मैदान में गया ही नहीं। तो इस तरह के प्रश्न जो आपको पहली बार दिखाई पड़ रहे हैं, आपके सिलेक्शन में छोटे छोटे प्रश्न हैं, कठिन नहीं है, लेकिन अगर इन पर आपकी नजर नहीं है तो आप बहुत खतरनाक जोन में जा सकते हैं। फिलहाल अगले प्रश्न को देख लीजिए। डॉक्टर नंदलाल चटर्जी ने किसे भारत में नियमित डाक प्रणाली का वास्तविक संस्थापक कहा है? डाक प्रणाली का नियमित वास्तविक संस्थापक किसे कहा है? और अब ऑप्शन आपके पास है रॉबर्ट क्लाइव, डलहौजी, विलियम बेंटिंक और रिपन। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर डॉक्टर नंदलाल चटर्जी का नाम आया है। और अगर आपने लॉर्ड डलहौजी को चुना है तो यह जवाब बिल्कुल सही नहीं है, और यहाँ पे जवाब है रॉबर्ट क्लाइव। यहां पर जवाब है रॉबर्ट क्लाइव। डाक टिकटों का प्रचलन रॉबर्ट क्लाइव के डाक टिकटों का प्रचलन लॉर्ड डलहौजी के समय हुआ। ध्यान दीजिएगा, डाक टिकटों का प्रचलन लॉर्ड डलहौजी के समय हुआ। इसका मतलब है कि जो डाक प्रणाली थी वो पहले से चल रही थी और उसका जन्मदाता रॉबर्ट क्लाइव है। बोलेंगे सर हमने तो पढ़ा ही नहीं, तो अब पढ़ लीजिए। यहां पे देखिएगा पूरी डिटेल दे रहे हैं और इसी तरह सारी डिटेल आपको दी गई है पुस्तिका में। अगर कोई प्रश्न कठिन है तो आपको डिटेल दी गई है, इसमें रिमार्क्स में लिखा गया है इस अमृत मंजरी को चूकिएगा नहीं। आप इस समय 15 से 20 दिन का समय है आपके पास। इतना समय है कि पढ़ा है आपने तो एक एक पुस्तिका 3 से 4 दिन में खत्म हो जाएगी। तो पढ़ लीजिए सर। 1766 में रॉबर्ट क्लाइव ने डाक मास्टर के अधीन बंगाल में डाक व्यवस्था का पूर्ण संगठन किया। डॉक्टर नंदलाल चटर्जी उसे भारत में नियमित डाक प्रणाली का वास्तविक संस्थापक मानते हैं। वस्तुतः क्लाइव के द्वारा भारत में प्रारंभ की गई डाक व्यवस्था घुड़सवारों और धावकों के माध्यम से संचालित पुरानी डाक व्यवस्था का ही विकसित रूप थी। इस व्यवस्था का लाभ आम आदमी नहीं उठा सकता था। यह व्यवस्था भारत में केवल अंग्रेज अधिकारियों के बीच संवाद का माध्यम थी, जबकि भारत में डाक टिकटों के प्रचलन का श्रेय लॉर्ड डलहौजी को है। और मुझे लगता है डाउट क्लियर हो गया होगा। और इसको देखिएगा, इस प्रश्न को बक्सर के युद्ध में किसने लिखा? बक्सर के युद्ध के लिए। बक्सर का युद्ध देशी और विदेशियों के बीच एक द्वंद्व युद्ध था। देशी एवं विदेशियों के बीच एक द्वंद्व युद्ध था। हैरी वेरेल्स, वॉटसन, मॉलिसन या फिर एडम्स। और अगर फिर यहां पर गलती कर रहे हैं तो बिल्कुल गलत है। और यहां पर अब 3 में से आपको एक ऑप्शन चुनना है। हैरी वेरेल्स नहीं है तो आपको बताना है, और बिल्कुल ठीक बात है यहाँ पे। और सही जवाब है मॉलिसन। सही जवाब है मॉलिसन। ठीक है ना। अगला प्रश्न देख लीजिए। किस संस्था को सैनिक हिंदुत्व की संज्ञा दी गई? शायद कर पाएंगे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, ब्रह्म समाज, आर्य समाज और कांग्रेस का गर्म दल। और मुझे लग रहा है कि बिल्कुल ठीक है, आपके संस्था को सैनिक हिंदुत्व की संज्ञा दी गई राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अगर आपने चुना है तो बिल्कुल सही जवाब नहीं चुना है सर, ये गलत है। तो अब आप कहेंगे सर अब क्या करें? तो फिर आपका दिमाग अगर फिर से जा रहा है कांग्रेस के गरम दल पर तो ये जवाब भी गलत है। और यहां पर सही जवाब है आर्य समाज। सही जवाब है आर्य समाज। स्वामी दयानंद सरस्वती जिन्होंने नारा दिया इंडिया फॉर इंडियंस, भारत भारतीयों के लिए है। तो फिलहाल आगे देखिएगा। महिला क्रांतिकारी वीना दास का नाम आपने सुना होगा। कलकत्ता विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में उपाधि ग्रहण करते समय बंगाल के किस गवर्नर पर गोली चलाने का उन्होंने असफल प्रयास किया? वो गोली मिस हो जाती है, ये दुर्भाग्यपूर्ण था। लेकिन आपको जवाब देना है बीजी स्टीवेंसन, किंग्सफोर्ड या फिर स्टैनले जैक्सन या फिर स्टैनली। और ध्यान रखिएगा गलतियां ना हो। किंग्सफोर्ड बिल्कुल नहीं है, बीजी स्टीवेंसन शायद ये भी नहीं है। तो जवाब यहां पर क्या है सर? ये है स्टैनले जैक्सन। स्टैनले जैक्सन। तो फिर स्टैनली कौन है? ये पहला भारत सचिव है। और अगर प्रयागराज में आप हैं तो यहां पर एक स्टैनली रोड भी है उसी के नाम पे। वो भारत के लिए पहला भारत सचिव है। और ये इसका रिमार्क। इसी तरह ठीक सारे रिमार्क्स आपकी पुस्तिका अमृत मंजरी, अमृत गंगा और अमृत संजीवनी में दिए गए हैं। ठीक व्याख्या के साथ ऐसे ही प्रश्न हैं।
आपको पढ़ना चाहिए। शेष आपकी मर्जी और विवेक पर निर्भर करता है। ये केवल मैं सलाह दे सकता हूं, मानना ना मानना आपके अपने विवेक पर है। शांति घोष सुनीति चौधरी ने 24 दिसंबर 1931 को कुमिला बंगाल के जिलाधिकारी बीजी स्टीवेंसन की गोली मारकर हत्या कर दी थी। ध्यान दीजिएगा, ये शांति घोष और सुनीति चौधरी की बात हो रही है सर। और प्रश्न में आपसे वीणा दास पूछा गया है। कलकत्ता विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह पूछा गया है। 6 फरवरी 1932 तारीख बीती हुई है। उपाधि ग्रहण करते समय उन्होंने बंगाल के गवर्नर स्टैनली जैक्सन को वीणा दास ने गोली मारी, गोली मिस हो गई और वो बच गया। तो ध्यान दीजिएगा, ढेर सारे प्रश्न मिल रहे हैं ना, तो फिर इसका मतलब है कि अगर डाउट है तो आपको इन पुस्तकों का, इन प्रामाणिक पुस्तकों का कोई दूसरा विकल्प नहीं है। क्रांतिकारी आंदोलन पर ही लगभग 150 प्रश्न हैं। लाला लाजपत राय की मृत्यु पर किसने कहा कि भारतीय सौरमंडल का एक सितारा डूब गया? बताइएगा, गलती ना हो। महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह या फिर जवाहरलाल नेहरू? लाला लाजपत राय की मृत्यु पर किसने कहा? और यहाँ पर जवाब भगत सिंह नहीं है, यहाँ पर जवाब है महात्मा गांधी। और इस प्रश्न का दूसरा रूप मैंने कल डिस्कस किया था। भारतीय सौर मंडल का एक सितारा डूब गया, ये कहते हैं महात्मा गांधी। ध्यान दीजिएगा, कुछ एक्सप्लेनेशंस भी देख लीजिए। तिलक की मृत्यु पर गांधी ने क्या कहा था? उन्होंने कहा कि मेरे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण रक्षा कवच डूब गया, चला गया। केशव चंद्र सेन की मृत्यु पर ध्यान दीजिएगा, ये तिलक की मृत्यु का स्टेटमेंट है और प्रश्न यहाँ पर लाला लाजपत राय की मृत्यु की बात पूछी जा रही है। भारतीय सौर मंडल का एक सितारा डूब गया, गांधी कहते हैं। केशव चंद्र सेन की मृत्यु पर मैक्स मूलर ने क्या लिखा था सर? उन्होंने लिखा कि भारत ने आज अपना श्रेष्ठतम पुत्र खो दिया है। मैक्स मूलर ने तिलक के लिए क्या लिखा था कि एक संस्कृत के विद्वान के रूप में मेरी उनमें गहरी दिलचस्पी है। लाला लाजपत राय की मृत्यु पर महात्मा गांधी ने अभी जो मैंने बताया लिखा। अरविंदो घोष ने आगे क्या लिखा था? राष्ट्रीयता एक धर्म है जो भगवान से आता है। ये सब स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। गांधी ने क्या लिखा कि एक भूखे राष्ट्र का ना कोई धर्म हो सकता है, ना कोई कला, ना कोई संगठन। बंकिम चंद्र चटर्जी ने क्या लिखा? कांग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीतिक। ये कितने सारे प्रश्न मिल रहे हैं, एक प्रश्न में लगातार प्रश्नों की बौछार है। बंकिम चंद्र चटर्जी ने क्या लिखा? देश प्रेम धर्म है और धर्म भारत के प्रति प्रेम है। ये प्रश्न पता नहीं कितनी बार आया है और छात्र इसमें लगाते हैं अरविंदो घोष, और सही जवाब है बंकिम चंद्र चटर्जी। पैट्रियोटिज्म इज अ रिलीजन एंड रिलीजन इज अ लव फॉर इंडिया। विवेकानंद जी महाराज ने भारतीय सामाजिक विषमता की ओर व्यंग किया और क्या कहा? हमारा धर्म तो चौके में, रसोई घर में है और हमारा ईश्वर है देगची, खाना पकाने का बर्तन कोई छू ना ले। संस्था परमहंस मंडली की स्थापना किसने की? दादोबा पांडुरंग या फिर आत्माराम पांडुरंग या फिर स्वामी विवेकानंद या फिर ठक्कर बापा? बताइएगा सर। और मुझे लगता है गलती ना हो, क्योंकि अगर आपने यहाँ पर आत्माराम पांडुरंग को चुना है तो वो प्रार्थना समाज के संस्थापक हैं और यहाँ पर जवाब है दादोबा पांडुरंग। स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन की संस्थापना। ठक्कर बापा जनजातीय लोगों के लिए आदिवासी शब्द का पहली बार प्रयोग। ध्यान दीजिएगा, बढ़िया और चुनिंदा सटीक प्रश्न है। ये देखिए सामने आ रहा है, दादोबा पांडुरंग ने 1849 में महाराष्ट्र में परमहंस मंडली की स्थापना की। मुक्ति कौन पाथे पुस्तक के रचनाकार कौन है? विनायक दामोदर सावरकर, बंकिम चंद्र चटर्जी, वारिंद्र घोष। शरद शतर लिखा हुआ है, ये शरद कर लीजिएगा, इसको कोई बहुत परेशानी वाली बात नहीं है। शरद चंद्र चट्टोपाध्याय या फिर वारिंद्र घोष। और मुझे लग रहा है बिल्कुल सही जवाब आपकी तरफ से आ रहा है, वारिंद्र घोष। इसी पुस्तक में उन्होंने भारतीय सैनिकों से कहा कि क्रांतिकारियों के लिए हथियारों की आपूर्ति सुनिश्चित करें। ठीक है ना? तो देखिएगा प्रश्न बहुत बढ़िया बढ़िया हैं। और कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू पहली बार मिले थे? अब इस प्रश्न के लिए हो सकता है थोड़ा सा आपके लिए दिक्कत हो। लखनऊ अधिवेशन 1916, बेलगांव अधिवेशन 1924, कानपुर अधिवेशन 1925, कलकत्ता अधिवेशन 1917। तो यहाँ पर सही जवाब है लखनऊ अधिवेशन 1916। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? आपको पता होना चाहिए इसमें क्या क्या घटनाएं घटी थी।
आपको पता होना चाहिए नरम दल और गरम दल को किसने एक किया, आपको पता होना चाहिए लीग और कांग्रेस को किसने करीब लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, आपको पता होना चाहिए, और किसने लखनऊ समझौते का विरोध किया था ये आपको पता होना चाहिए। ये प्रश्न आया है गांधी ने किस अधिवेशन की अध्यक्षता की, बेलगांव अधिवेशन, कानपुर अधिवेशन, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू, कलकत्ता अधिवेशन 1917, प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट। मुझे लग रहा है बढ़िया कर रहे हैं आप लोग। डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन का संबंध किस क्रांति से है? मैं फिर से एक बार विनम्रता से आपको बता रहा हूं, ये केवल वेलफेयर के लिए आपकी बता रहा हूं, आपकी पढ़ाई के लिए। ये सारे प्रश्न जो भी आप देख रहे हैं आपको मिलेंगे और व्याख्या के साथ मिलेंगे। ये हमारी आधुनिक भारत की टॉपिक वाइज 2000 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट है, व्याख्या के साथ है। अमृत मंजरी कठिन प्रश्नों की व्याख्या है। और फाइनली आप देखेंगे मध्यकालीन भारतीय इतिहास के लिए अरबों के आगमन से लेकर के और ये लास्ट तक जाती है, पूरे परवर्ती मुगलों तक जाती है। ये 2500 प्रश्नों का टॉपिक वाइज संकलन है, कठिन प्रश्नों की व्याख्या है। और फाइनली अंत में एंशिएंट हिस्ट्री। बहुत प्यार दिया इस पुस्तिका को आपने, कई हजार छात्रों ने इस पुस्तिका को मंगाया, अमृत संजीवनी। और अगर अभी तक आपने इसका अध्ययन नहीं किया है तो अंतिम चरण में आपको इन पुस्तिकाओं का रिवीजन करके अपनी प्रैक्टिस को मुकम्मल करना चाहिए। डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन का संबंध किस क्रांति से? हरित क्रांति, रजत क्रांति, या फिर श्वेत क्रांति, या फिर गुलाबी क्रांति? और मुझे लगता है आपको पता है, और यहां पर सही जवाब है डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन रिलेटेड टू हरित क्रांति। इज दैट क्लियर नाउ? डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन कहां से संबंधित है? हरित क्रांति। तो फिर रिमार्क देखिएगा, अमेरिकी वैज्ञानिक डॉक्टर विलियम गॉड ने सर्वप्रथम हरित क्रांति शब्द का प्रयोग किया। कब किया? 1968 में किया। ध्यान दीजिएगा, आजादी के बाद के भारत से भी प्रश्न आते हैं, 1 या 2 प्रश्न टीजीटी में, और पीजीटी में 4 या 5 प्रश्न आते हैं। 1965 तक का इतिहास आपको बहुत परफेक्टली पढ़ना है, ध्यान रखिएगा। तो ये देखिए यहाँ पर हरित क्रांति शब्द का पहली बार प्रयोग 1968 में किन्होंने किया? डॉक्टर विलियम गॉड ने, अमेरिकी वैज्ञानिक है। और फिर विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है? डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। नाम सुनिएगा, डॉक्टर बर्गीज कुरियन का नाम भी ऑप्शन में दिया है, गलती ना हो जाए। तो ये श्वेत क्रांति के जनक हैं डॉक्टर बर्गीज कुरियन। और निरपक्ष तुतेज का संबंध सुनहरी क्रांति से है, जो बागवानी उत्पादन की वृद्धि से संबंधित है। इतने सारे प्रश्न हैं और आज का सेशन समाप्त करने का वक्त है। हमारे साथ जुड़ने के लिए, इतनी धैर्य पूर्वक मुझे सुनने के लिए आप सभी का हार्दिक आभार, हार्दिक धन्यवाद। कल मिलते हैं, विदा दें, धन्यवाद, नमस्कार।